हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस। हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है और ये रिंग जो है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। मतलब अगर इस रिंग पे टोटल चार्ज हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू है, तो ये पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज इस रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम मान लेते हैं कि इस रिंग का जो सेंटर है वो सेंटर है पॉइंट O, और इस रिंग की जो एक्सिस होगी, क्योंकि एक्सिस जो होता है वो रिंग के सेंटर से पास करता है और रिंग के परपेंडिकुलर होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ये हो गई इस रिंग की एक्सिस। अब इस एक्सिस पे कहीं पे एक पॉइंट प्रेजेंट है P, और इस P पॉइंट पे हमें बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पूरे के पूरे रिंग की वजह से। ये रिंग जो है हम मान लेते हैं कि इस रिंग का जो रेडियस है, इस रिंग का रेडियस स्मॉल r है, और जिस पॉइंट P पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है उसकी जो डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से, वो डिस्टेंस कितनी है मान लेते हैं x, कि ये जो रिंग है इसका रेडियस r है और जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी डिस्टेंस सेंटर से x है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो होता है E = kq/r²। अगर कहीं पे कोई एक चार्ज प्रेजेंट है Q और उससे r डिस्टेंस दूर अगर कोई पॉइंट है P, अगर यहाँ पे एक चार्ज Q प्रेजेंट है और इससे r डिस्टेंस दूर यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट्स सपोज कि वो पॉइंट P है, तो इस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला E = kq/r² होता है। बट ये फॉर्मूला हम सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास जो चार्ज हो वो कैसा हो, पॉइंट चार्ज। ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है, वो चार्ज जिस पार्टिकल पे प्रेजेंट है उस पार्टिकल की जो साइज है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्मॉल होनी चाहिए। इतनी स्मॉल कि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में हम इस पार्टिकल के साइज को निगलेक्ट कर दें, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है वो किसी ऐसे पार्टिकल पे प्रेजेंट है जिसका साइज पॉइंट साइज है, और फिर हम इस चार्ज को बोलेंगे कि ये पॉइंट चार्ज है। और ये जो फॉर्मूला है E = kq/r², ये सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंट चार्ज पे ही अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारे पास टोटल Q चार्ज है वो पूरा का पूरा रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रिंग की जो साइज है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है। तो ये फॉर्मूला अभी हम इस रिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इस रिंग पे एक पॉइंट चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। हमें इस रिंग पे एक पॉइंट चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी की पूरी रिंग है हम इसको इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ये जो पूरी रिंग हमें दिख रही है हम इसको अगर इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक कर दें और उसका एक पार्ट उठाएं, हम मान लेते हैं कि जो रिंग है हमने इसको इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक कर दिया, और उस इनफाइनाइट पार्ट में से जो एक पार्ट है, वन पार्ट, उसकी लेंथ जो है हम मान लेते हैं उसकी लेंथ कितनी है dl। जो स्मॉल हमने इसको स्मॉल स्क्वायर पार्ट में ब्रेक किया, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक यहाँ पे एलिमेंट है, एक स्मॉल पार्ट है जिसकी लेंथ कितनी है dl। अब क्योंकि इस पूरे के पूरे रिंग को इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक किया गया है तो उसके एक पार्ट की जो लेंथ होगी वो ऑलमोस्ट किसको टेंड कर रही होगी, 0 को। तो अगर dl जो है उसकी लेंथ ऑलमोस्ट 0 को टेंड कर रही है, तो dl पे मान लेते हैं जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है, dq। यहाँ इस dl एलिमेंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है मान लेते हैं कि वो चार्ज है dq। तो क्या इस dq को हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं? तो dq जो होगा वो एक पॉइंट चार्ज होगा, क्योंकि dq चार्ज एक ऐसे एलिमेंट पे प्रेजेंट है जिसकी जो लेंथ है वो टेंडिंग टू क्या है, 0। तो dq जो हो गया वो एक पॉइंट चार्ज हो गया। अब इस dq की वजह से इस p पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे चार्ज है और इस p पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो ये जो dq चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, इस dq चार्ज की इस P पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके से। ये डिस्टेंस हो गया हमारा, और इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, z। इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया कि ये डिस्टेंस है z। अब अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि z² = r² + x²। और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, r² + x² की पावर 1/2। z² है, उधर स्क्वायर चला जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2।
पावर में। तो अब इस स्मॉल dq एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। और क्योंकि ये जो चार्ज यहाँ पे हमने लिया है ये बहुत स्मॉल चार्ज है, तो इस स्मॉल चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो भी बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो कितनी है, dE। अब अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर हम मान लें कि यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस प्रेजेंट है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो इस DE का ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा इस एक्सिस पे जिसके साथ इसने ये थीटा एंगल बना के रखा है, और ये एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आएगा DEx, और इसकी वैल्यू क्या होगी, DE cos थीटा। और ऐसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में आएगा, और इस y डायरेक्शन को अगर हम बोल दें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है y डायरेक्शन में वो कितना होगा, तो वो होगा DE sin थीटा। अब हमें इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से अगर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड DE cos थीटा आ रहा है, तो जितने भी स्मॉल एलिमेंट इस पूरे रिंग पे प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट की वजह से टोटल x डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और इस रिंग पे जितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में कितनी होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं कि dq है, यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है dq, तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे भी तो एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा। इसको हम बोल सकते हैं कि ये डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग में अगर यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे हम इसमें पहले डायमीटर्स बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें ये जो एलिमेंट है, अगर हम इसको बोलते हैं एलिमेंट 1, तो एलिमेंट 1 के लिए एक ऐसा एलिमेंट होगा जो उसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे होगा। ऐसे ही अगर हम बोले कि यहाँ पे एक एलिमेंट है 3, अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं 3, तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा जो 3 के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे हम बोल दें कि ये एलिमेंट 4 है, तो एलिमेंट 4 के लिए भी डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे एक एलिमेंट होगा। तो अगर हम बात करें 1 एलिमेंट की, तो 1 के डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कौन सा है, 2। अगर हम 3 की बात करें तो 3 के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे कौन सा एलिमेंट है, 4। और अगर हम 5 की बात करें तो 5 के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे कौन सा एलिमेंट है, 6। तो अगर यहां पे हम इस एलिमेंट की बात करें, यहां पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे भी एक एलिमेंट होगा, और इस एलिमेंट की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी वो होगी कुछ DE। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आई होप आप ये प्रूफ कर लोगे खुद से। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब इस DE का भी दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट आएगा x डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू यही होगी DE cos थीटा, और एक एलिमेंट आएगा y डायरेक्शन में, उसकी भी वैल्यू सेम होगी DE sin थीटा। तो इस एलिमेंट की वजह से y डायरेक्शन में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड की वजह से बन रही है y डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। अगर ये नेगेटिव y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट वाला जो एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं रिंग पे, उनके लिए एक एलिमेंट होगा जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे होगा, और वो दोनों मिलके जो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि इस पूरे की पूरी रिंग की वजह से y डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टोटल वो होगी 0, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, इस एलिमेंट के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे यहाँ पे एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट y डायरेक्शन में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले एलिमेंट भी y डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में।
तो वाई डायरेक्शन की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन कितना आएगा, 0। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यही निकालना है, क्योंकि इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एक्स डायरेक्शन में वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और इस एलिमेंट की वजह से भी जो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये जितने भी एलिमेंट आएंगे सबकी वजह से एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐड होती चली जाएगी, और अगर आप सारे एलिमेंट की वजह से, हर एक एलिमेंट की वजह से एक्स डायरेक्शन में बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ऐड कर दें तो हमें पूरी की पूरी रिंग की वजह से एक्स डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है पता चल जाएगी। और इस प्रोसेस का नाम क्या है कि हर एलिमेंट की वजह से एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना और फाइनली उसको ऐड कर देना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। मतलब हमें ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू दिस एलिमेंट, हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और वैल्यूज भी हैं, जैसे अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल अगर हम इसको नाम देते हैं कि ये लेट्स सपोज ये ए है और इस पॉइंट को बोल देते हैं कि ये पॉइंट बी है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, सॉरी ये पॉइंट पहले से डिसाइडेड था, ये पी पॉइंट था, ये पॉइंट पी पॉइंट है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी cos थीटा अगर हम निकालना चाहें, cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए बेस ये है जिसकी वैल्यू है x, यहां से यहां तक की लेंथ x है, और हाइपोटेनस जो है वो ये होगा जिसकी वैल्यू क्या है z। तो cos थीटा की वैल्यू में पता चल गई x by z है, हमें z की वैल्यू पता है वो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, और हमें z स्क्वायर की वैल्यू भी पता है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना चाहें, हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है dq, और इस dq की वजह से यहाँ पे जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है de, इसकी वैल्यू कितनी होगी, de की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर किसी q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq by r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है dq, तो जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी इस पॉइंट P पे वो आ रही होगी k dq डिवाइडेड बाई इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो z है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे z स्क्वायर। और अगर हम dex निकालना चाहें कि इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, तो dex की वैल्यू आ रही है de इंटू cos थीटा, और हमें cos थीटा और de दोनों की वैल्यू पता चल चुकी है। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, x by z, तो यहां लिख लेते हैं cos थीटा की वैल्यू है x by z, और z स्क्वायर की वैल्यू आई थी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो z की वैल्यू आ रही थी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। ये z की वैल्यू आ गई। अब इन सभी वैल्यूज को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन आ रहा है de की वैल्यू है k dq by z स्क्वायर, k dq by z स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई कराना है cos थीटा के साथ। अब z स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो यहां हम z स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे dex इज इक्वल्स टू k dq अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, x by z, और z को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहां से एक्सप्रेशन आ जाएगा dex इज इक्वल्स टू k dq अपॉन, ये दोनों बेस सेम है तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे पावर 1 मान सकते हैं, तो 1 प्लस 1/2 3/2, मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है x। अब हमें अगर हम इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दें तो क्या हमें हर एलिमेंट की वजह से x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी, और अगर हर एलिमेंट की वजह से x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, मतलब पूरे के पूरे रिंग की वजह से x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। यहां हमको एक चीज पहले से पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन कितनी है, 0, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं डायमेट्रिकली अपोजिट वो एक दूसरे के y डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहे होंगे, वो एक दूसरे के y डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहे होंगे। तो यहां पे हमें
इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए ये जो DE स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन है ड्यू टू एलिमेंट DQ, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका जो एक्सप्रेशन है k dq by x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कांस्टेंट हैं, क्योंकि कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले k जो होता है वो होता है कूलम कांस्टेंट और उसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो k जो है वो कांस्टेंट है, k को हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या x कांस्टेंट है? x क्या है? इस पॉइंट की उस p पॉइंट से डिस्टेंस, सेंटर की इस p पॉइंट से डिस्टेंस, जिस p पॉइंट पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो अगर हम अपना एलिमेंट चेंज कर करके देखें, जैसे अगर हम अपना एलिमेंट यहां ना लेके हम अपना एलिमेंट यहां ले लिए होते, तो क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होती? नहीं चेंज होती। अगर हम अपना एलिमेंट यहां ना लेके यहां ले लिए होते तो क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज होती? नहीं चेंज होती। मतलब अगर हम अलग अलग पॉइंट पे एलिमेंट लें तो O और P के बीच की जो डिस्टेंस है x वो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब x कांस्टेंट है। और R क्या है? R क्या है? यहाँ पे R है रेडियस ऑफ दिस रिंग। तो एलिमेंट अगर हम डिफरेंट जगह लें तो उससे रेडियस में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, मतलब x भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहां से हम x को भी बाहर निकाल सकते हैं और डिवीजन में ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, इसे भी बाहर निकाल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन के अंदर बस क्या बचा? dq। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब क्या है कि ऐसे जितने भी स्मॉल एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पे इस एलिमेंट पे dq चार्ज है, इस एलिमेंट पे भी चार्ज dq है, इस एलिमेंट पे भी चार्ज dq है, तो ऐसे जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं इस रिंग पे, सब पे जो चार्जेस हैं हमको उनको ऐड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब हर एक एलिमेंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है हमें उसको ऐड करना है। और अगर इस रिंग में प्रेजेंट हर एलिमेंट के चार्ज को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें इस रिंग पे प्रेजेंट टोटल चार्ज पता चल जाएगा, टोटल चार्ज मिलेगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dq हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन ऑफ dq हो जाएगा q, जहां पे q क्या है? चार्ज प्रेजेंट ऑन द रिंग। तो ये जो आ रहा है एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ रहा है एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स एक्सिस। कि अगर हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और उसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर कोई एक पॉइंट है जो उस रिंग के एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इस पूरे रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में क्रिएट होगी। और उसका एक्सप्रेशन आ रहा है kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन आएगा 0। तो ये हमें पता चल गया। अब अगर हमें ये निकालना हो कि ये डिस्टेंस अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें, ये जो सेंटर से इस P पॉइंट की डिस्टेंस है अगर हम इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दें तब क्या होगा? फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो x लेंथ आएगी वो इस रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए। जो हमारा रिंग है इसका जो रेडियस है, इस रेडियस के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x इज मच ग्रेटर देन r। तो अगर x जो है वो r से बहुत ज्यादा बड़ा है तो r स्क्वायर जो होगा वो x स्क्वायर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो गई r से तो r स्क्वायर जो होगा वो x स्क्वायर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? 0। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है वो क्या है? E इज इक्वल्स टू kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। E is equals to kqx upon
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अगर इसमें कौन सा कंडीशन देख रहे हो, फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, अगर x जो है, अगर p पॉइंट हम यहां पे ले लें जिसकी डिस्टेंस सेंटर से बहुत ज्यादा हो गई, तो आर स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। तो अगर यहां पे हम आर स्क्वायर की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, आर स्क्वायर जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर और इस पे पावर प्रेजेंट है 3/2। अब ये 3/2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में x की पावर 3 बचेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है kq इंटू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, और यहाँ x जो है वो पावर 3 जो है डिनोमिनेटर में, उसको एक रिड्यूस करेगा और ये आ जाएगा kq बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ring will behave as point charge, कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रिंग जो होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे कोई एक चार्ज प्रेजेंट है q और ये पॉइंट चार्ज है, और इससे x डिस्टेंस दूर यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है kq बाई एक्स स्क्वायर। और इस रिंग की वजह से, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से x डिस्टेंस दूर, अगर ये x डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है x डिस्टेंस दूर E = kq बाई एक्स स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट चार्ज के लिए ही होता है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो रिंग किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। पर अगर हमारे पास मान लेते हैं कि फॉर इंफिनिटी, अगर हमें इंफिनिटी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये कैलकुलेट करना है, तो इंफिनिटी भी बहुत बड़ी डिस्टेंस है, और बड़ी डिस्टेंस के लिए रिंग का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो रिड्यूस होकर हो जाता है kq बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर हमको इंफिनिटी पे निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, kq बाई एक्स स्क्वायर, और इंफिनिटी के लिए x जो है वो किसको टेंड कर रहा होगा, इंफिनिटी को। तो अगर डिनोमिनेटर पे यहाँ पे अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में इंफिनिटी को रखते हैं तो चाहे ऊपर कोई सा भी नंबर हो, अगर हम उसको इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसका ये मतलब हुआ कि इंफिनिटी पे जाके रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वो क्या हो जा रही है, 0। इंफिनिटी पे जाके रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जा रही है, 0। और सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो अगर हम यहाँ पे थर्ड केस करें, ये हमारा सेकंड केस था इंफिनिटी के लिए, थर्ड केस क्या है, एट इट्स सेंटर। तो अगर हमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, अगर हम वो पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे पहले यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे था, x डिस्टेंस दूर, ये जो p पॉइंट था जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी इस पूरे की पूरे रिंग की वजह से, वो सेंटर से कितने दूर था, x डिस्टेंस दूर था। बट अगर ये p पॉइंट जो है वो सेंटर पे ही आ जाए तो ये जो हम x डिस्टेंस ले रहे हैं वो कितना आ जाएगा, 0। सेंटर से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसी को हम x बोल रहे हैं। तो अगर ये p पॉइंट सेंटर पे ही आ गया तो उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब सेंटर पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए x की वैल्यू क्या रखनी होगी, 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब जैसे ही यहाँ पे हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे, वैसे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो सेंटर पे भी हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। मतलब सेंटर से x डिस्टेंस दूर, जिसमें x क्या है, 0, मतलब सेंटर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 0 आई। सेंटर से x डिस्टेंस दूर, जब हम x क्या ले रहे हैं, इंफिनिटी का केस, कि जब सेंटर से हम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जा रहे हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, 0। इसका ये मतलब हुआ कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, और जैसे जैसे हम सेंटर से आगे जाने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे हम और आगे जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा कि वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी और उसके बाद फिर घटना स्टार्ट होगी, क्योंकि इंफिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से 0 होना है। इसका मतलब यहाँ पे बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, इस सेंटर से कोई एक ऐसे डिस्टेंस आएगी, मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है, मान लेते हैं कि पॉइंट जो है m है, तो m एक
ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, मैक्सिमम। मतलब 0 से m तक जाने में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है और फिर m से इंफिनिटी तक जाने में वापस से कम होने लग रही है, क्योंकि इंफिनिटी पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से क्या होना है, 0। तो अब हमें यही पॉइंट निकालना है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर जाने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी। हमें अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन फाइंड करना है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग का रेडियस है r, और इस रिंग के सेंटर से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कितनी डिस्टेंस दूर है, x डिस्टेंस दूर है। हमें बताना है कि अगर इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है, तो इसके लिए ये x डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, x के रेस्पेक्ट में, कि सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर जाने पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम मिल रही है। सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, अलग अलग। कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें पता है कि मैक्सिमम मिनिमा जो है उसका यूज करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, और डिफरेंशिएट करके इसको किसके इक्वल करना होगा, 0 के। यहां से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी, उस x पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। फॉर E max निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और उसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है उसे पुट करते हैं, d by dx ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और ये किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकालेंगे। k जो है कूलम्ब कांस्टेंट होता है, q जो है टोटल रिंग पे जो चार्ज प्रेजेंट है। अब रिंग पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो भी कांस्टेंट है, तो kq बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, d by dx ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे जो हमें डिफरेंशिएशन करना है उसके लिए कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो कोशेंट रूल क्या होता है कि अगर मान लो कि हमें डिफरेंशिएट करना है u by b को, u by b, u भी x का फंक्शन है, b भी x का फंक्शन है। अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो लिखा है मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अगर हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, और ये किसके इक्वल है, ये तो 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे जो टर्म है बाहर कांस्टेंट k इंटू क्यू, अगर हम उसको RHS साइड भेज दें तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है वो आ रहा है d बाई dx ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ पे जब हम ये कोशेंट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक्सप्रेशन, पहले डिनोमिनेटर को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कराना है, d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर में x है माइनस न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसे लिखेंगे, न्यूमरेटर में क्या है x मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको किससे डिवाइड करना होगा, डिनोमिनेटर में जो भी है उसके स्क्वायर से। डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और इसका क्या करना होगा, स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब यहाँ पे d बाई dx ऑफ x कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और माइनस x तो बाहर ही है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। हम ये मान लेंगे कि ये जो पूरा का पूरा टर्म लिखा हुआ है वो x है, और यहाँ x पे पावर कितनी प्रेजेंट है, 3/2। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और
जो भी यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है उसमें पावर को हम एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब 3/2 - 1। तो हमने ये मान लिया कि ये जो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि हमको इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता, हमें ये पता है ना, हमें ये फॉर्मूला पता है कि d/dx ऑफ x की पावर n जो होता है वो n इंटू x की पावर n-1 होता है। तो हमें ये पता है कि अगर x पे पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बट हमें ये नहीं पता कि अगर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पे x ही लिखा हुआ है, और अगर यहाँ x लिखा होता तो अगर x की पावर 3/2 है तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाता, और उसके बाद पावर में जो भी था उसमें से एक माइनस कर देते, और यहाँ अब हम वही लिखेंगे जो हम x माने थे। x क्या माने थे हम? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और अब हम जिसको x माने थे उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x हम किसको माने थे? ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसी को हम x माने थे, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में फिर से एक बार उसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये होता है चेन रूल। और डिवीजन में जो भी चीज लिखा हुआ है जब वो उधर जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब ये एक्सप्रेशन फाइनली बन रहा है, ये हो गया x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो अगर हम इसको LHS में भेज दें, सॉरी RHS में, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम RHS में भेज दें तो ये हो जाएगा 3/2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, और आगे यहां पे क्या आएगा? ये जो डिफरेंशिएशन है वो x स्क्वायर पे भी जाएगा और r स्क्वायर पे भी जाएगा, और r स्क्वायर जो है वो क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो बचा सिर्फ d/dx ऑफ x स्क्वायर, और d/dx ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। d/dx ऑफ x स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 जो है इस 2 को कैंसिल कर देगा, x का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो वो x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जो टर्म लिखा हुआ है क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, इस पे होल पावर 3/2 है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करें तो क्योंकि इन दोनों ही टर्म का जो बेस है वो सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, और अगर 1 में 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3/2 ही आएगा। मतलब इसको हम ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में या फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर क्या आ गया? इधर आ गया 3 इंटू x 3x स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा इधर के साइड बचा हुआ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस, अगले ही पेज पे कर लेते हैं, यहाँ जगह कम है थोड़ा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा हुआ है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इधर आया है 3x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इधर बचा हुआ 3x स्क्वायर। अगर हम इस x स्क्वायर को साइड भेजें तो यहाँ आएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है r स्क्वायर बाई 2, और अगर हम दोनों साइड अंडर रूट ले लें या इस स्क्वायर को उधर भेजें तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r अपॉन रूट 2। हम क्या निकाल रहे थे? हम ये निकाल रहे थे कि जो हमारे पास रिंग था उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर जाने के बाद हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल रही है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया था कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर दिया था। अब जब हमने इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया तो फाइनली x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? r/√2। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और वो दोनों पॉइंट क्या क्या हैं? r/√2 एंड
माइनस आर बाई रूट टू। तो अगर यहां पे हमारे पास एक रिंग है, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है और ये मान लेते हैं कि रिंग की एक्सिस है, अब इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर जाने पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। अब अगर ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रही होगी। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अवे जा रही है वो क्या बस इसी डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में? क्या इस रिंग की वजह से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही होगी? ये रिंग दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में भी और माइनस एक्स डायरेक्शन में भी। तो इस सेंटर से r बाई रूट टू डिस्टेंस दूर, अगर ये डिस्टेंस जो है x है और इस x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है r बाई रूट टू, अगर इस x पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ रही है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए या वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, r बाई रूट टू। लेकिन ये माइनस आर बाई रूट टू क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेम जो ये रिंग जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा वैसे ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी कर रहा होगा। तो यहां पे भी एक कोऑर्डिनेट होगा जिसका वैल्यू होगा माइनस आर बाई रूट टू, मतलब इसके सेंटर से इस डायरेक्शन में भी आर बाई रूट टू डिस्टेंस जाने पे हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, मैक्सिमम। दो पॉइंट्स है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में r बाई रूट टू डिस्टेंस दूर और एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में r बाई रूट टू डिस्टेंस दूर। तो ये हो गया वो दो पॉइंट्स या वो डिस्टेंस कहां से, रिंग के सेंटर से एक्सिस के अलोंग वो डिस्टेंस जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। अब अगर हम E वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ ड्यू टू रिंग, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है और ये मान लेते हैं कि ये इस रिंग की एक्सिस है। अब इस रिंग का जो सेंटर है वो मान लेते हैं O है। अगर हम इधर भी इंफिनिटी तक जाएं और अगर हम इधर भी इंफिनिटी तक जाएं तो हमें पता है कि इंफिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाती है, जीरो। इंफिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जीरो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी कितना है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना है, O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, जीरो आ रही थी। तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, लेकिन सेंटर से r बाई रूट टू डिस्टेंस दूर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी दो ऐसे पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, मैक्सिमम। तो अगर हम ये मान लें कि ये जो है एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एक्सिस जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रही है। x क्या है, रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं। तो बिल्कुल सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे के साइड जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुई, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो मैक्सिमम किस लोकेशन पे जाके होगी, सेंटर से r बाई रूट टू डिस्टेंस दूर। यहां पे आने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम हो गई है। और इसके आगे अब जब हम इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तो इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस जीरो होना है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस कम होना स्टार्ट होगी और इंफिनिटी पे जाते जाते जीरो हो जाएगी। अब क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और इस पे जो चार्ज है, इस रिंग पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के इस साइड राइट साइड में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। मतलब इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जब इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में जो बन रही होगी वो कुछ इस तरीके से बन रही होगी, इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको मिल रही है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मिल रही है। मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, मतलब नेगेटिव होगी। इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव। वो किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पे कैसा चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होती, और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव रखते। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। तो यहां सेंटर से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट होगी। नेगेटिव बस ये बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अगर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रही थी तो इधर आते इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड जा रही है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगी और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहां तक आएगी, r/√2 डिस्टेंस दूर। और r/√2 डिस्टेंस आने के बाद जब ये और आगे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होना स्टार्ट होगी, और कम होते होते नेगेटिव इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, जीरो को टेंड करने लगेगी। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स। यहां पे एक्स क्या है, रिंग के सेंटर से हम कितने डिस्टेंस दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो रिंग के सेंटर से r/√2 डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है, और रिंग के सेंटर से अगर हम इस डायरेक्शन में भी r/√2 डिस्टेंस दूर जाए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ही आएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो बस क्या होगी, रिवर्स होगी। अब हमें ये निकालना है कि इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल्स टू r/√2, कि r/√2 डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया है वो है E = kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे होती है, जिस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी हो, प्लस माइनस r/√2। ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है वो बस ये बता रहा है कि वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। डिस्टेंस जो होगी वो तो हमें बस मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, r/√2। अब इन्हीं वैल्यूज को जब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम r/√2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो ऐसे पॉइंट की मिलेगी जो सेंटर से r/√2 डिस्टेंस दूर है, और r/√2 डिस्टेंस दूर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो मैक्सिमम आती है। इसका मतलब अगर हम ये x की वैल्यू r/√2 इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, E = kq, x की जगह पे क्या लिखेंगे, r/√2 डिवाइडेड बाई, नीचे x की जगह पे लिखेंगे r/√2, और क्योंकि ये x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है r स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या है 3/2। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू kqr, और इस √2 को यहाँ पे निकाल के बाहर लिख लेते हैं, kqr डिवाइड बाई √2, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो r पे भी प्रेजेंट है और √2 पे भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, r स्क्वायर लिखा हुआ है, और इस पे होल पावर है 3/2। अब इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें हम, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू kqr डिवाइडेड बाई √2। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो r/2 का r²/2 प्लस r² कितना आ जाएगा, 3/2 r², और इस पे होल पावर कितनी है 3/2। अगर यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3/2 r² की पावर 3/2 जो है उसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, 3/2 r² की पावर 1 + 1/2। 1 + 1/2 तो 3/2 ही होगा, और 1 + 1/2 का मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 3/2 r² की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 r² की पावर 1/2। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, फिर से एक्सप्रेशन आएगा।
अब यहाँ पे 3/2 आर स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1/2 का मतलब है कि इस पे रूट प्रेजेंट है, और अगर इस पे रूट प्रेजेंट है तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 3/2 आर स्क्वायर अंडर रूट 3/2, और आर स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो वो आर ही हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है 3√3 डिवाइडेड बाई 2√2 आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया आर क्यूब। मतलब यहाँ जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है के क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई √2, और इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे हम इसका यूज करेंगे 3√3 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू आर क्यूब। और अब यहाँ से √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है वो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 2/3√3 के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब हम चाहें तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर सकते हैं। k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2/3√3, और अब k की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या लिखा हुआ है q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ 2 जो है वो 4 को 2 टाइम्स कट कर देगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा E max इज इक्वल्स टू ऊपर क्या आ रहा है q डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है 3 इंटू 2 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने ये पढ़ा कि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी किसी रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे। तो ये रिंग जो था हम इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर पा रहे थे, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है। तो हमने क्या किया कि हमने इस रिंग को इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे उसका एक पार्ट लिया और बोला कि उस एक पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है dl। अब क्योंकि अगर हमने इस रिंग को पूरा इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक किया है तो उसका जो एक पार्ट आ रहा है उसका जो लेंथ होगा वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 होगा। तो इसका मतलब कि dl एलिमेंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है dq, यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है dq, हम इसको मान सकते हैं कि वो एक पॉइंट चार्ज है। और अगर ये पॉइंट चार्ज है तो ये फॉर्मूला अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसके दो कंपोनेंट आए, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। अब इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे जो एलिमेंट था उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उसका भी x डायरेक्शन में कंपोनेंट आया और y डायरेक्शन में कंपोनेंट आया। अब y डायरेक्शन के जो दोनों कंपोनेंट थे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर दिए कैंसिल। मतलब पूरे के पूरे रिंग की वजह से y डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में होगी। और एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका एक्सप्रेशन आया है dE cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा z इन सब की वैल्यू को हम यहाँ ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इस dEx की जिसकी वैल्यू है dE cos थीटा उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पे अगर हमें एक एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है जो कितनी है dEx, तो अगर हम इस dE एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरे के पूरे रिंग की वजह से x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो x डायरेक्शन में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई वो आई kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और y डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी 0। अब यहाँ पे कई सारे केसेस बने। पहला केस, जब हम बहुत सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर जाके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, मतलब x की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। r क्या है, इस रिंग का रेडियस। तो r स्क्वायर जो होगा वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन में अगर x स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसमें r स्क्वायर जो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है उसको ऐड करके बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो r स्क्वायर है इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 0। जब 0 यहाँ पे पुट किए तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कितना आ रहा है kq/x स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट चार्ज के लिए आता है। इसका मतलब कि फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। अब हमने देखा कि इंफिनिटी पे क्या होगा, तो इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 0।
अगर यहाँ पे हम e इक्वल्स टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर में अगर हम x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं इन्फिनिटी, तो यहाँ अगर इन्फिनिटी से हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। सेंटर पे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो सेंटर पे x की वैल्यू 0 रखनी होती है। सेंटर का मतलब x का मतलब क्या हो गया कि सेंटर से इस P पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो अगर ये P पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है, और फिर उस पॉइंट के बाद वापस से कम होना स्टार्ट हो रही है, और कम होते होते इन्फिनिटी पे कितनी हो जा रही है, टेंडिंग टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगी, इसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। तो जब ये हमने डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया तो फाइनली x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, प्लस माइनस r/√2, जहां पे r क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। इसका मतलब अगर हमारे पास एक रिंग है तो उससे r/√2 डिस्टेंस राइट साइड भी और r/√2 डिस्टेंस लेफ्ट साइड भी, दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। सेंटर से जैसे जैसे अवे जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन r/√2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम हुई, और अब इसके अगर आगे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, इन्फिनिटी तक जाते जाते क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से राइट साइड जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही होगी, इसलिए हम बोलेंगे कि इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है तो वो x एक्सिस के नीचे बनेगी। तो सेम वही चीज यहाँ पे, सेंटर से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई, और फिर जैसे जैसे इन्फिनिटी पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो ये हो गया ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड x, जहां x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिंग एंड पॉइंट P। जिस P पॉइंट से हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। इसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमें ये पता चल चुका है कि x इक्वल्स टू r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मैक्सिमम होती है, तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन में x की अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी। तो जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू r/√2 पुट किया और जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया 2/3√3 k⁵r²। एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है जो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 1/4πε0 पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, q/6√3πε0 × r²।